हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी के भूगोल के अध्याय आज 5 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 4 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे गैस पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो स्थल, जल और हवा जहाँ होते हैं उसे जीवमंडल कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके पृथ्वी के परिमंडल के बारे में समझते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ध्यान रखिए, ठोस भाग। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ये किसका बना होता है? तो चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। 2 चीज हुआ यहाँ। जब बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीपों के नाम से तथा जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, महासागर और महाद्वीप में क्या अंतर है। तो स्थल के भूभाग को महाद्वीप तथा जलाशय के भाग को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को दिखाएंगे अभी। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्र का नीचे का तल है क्या समान होता है सभी जगह? स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। अब देखिए, स्थल पर जो भी चीजें हैं उनकी ऊंचाई को समुद्र तल के, आप देखे होंगे रेलवे स्टेशनों पर समुद्र तल से पीले बोर्ड पर लिखा जाता है ऊंचाई। तो इस स्थल की ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल के तल को शून्य माना जाता है। ये देखिए, ये आपका हुआ यहाँ विश्व का परिमाप है। ये देखिए, एशिया पीले रंग का, अफ्रीका ये हरे रंग का। ये देखिए ऊपर में उत्तर अमेरिका और नीचे में पीले रंग का दक्षिण अमेरिका। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये है यहाँ पे आपका, ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ये अफ्रीका, यूरोप जस्ट ऊपर। एशिया के सटा हुआ देखिए ये भाग जो है यूरोप, और ये देखिए बीच में आपका अफ्रीका से अलग है, ये जलाशय से। फिर ये जलाशय आपका है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। और ये देखिए आप एशिया है, ये एशिया के ये देखिए भाग, यही भारत का क्षेत्र है, ये भारत है। और यही हिंद महासागर नीचे में है।
और ये देखिए ये उत्तर अमेरिका है, ये पार्ट, ये दक्षिण अमेरिका है, और ये पार्ट प्रशांत महासागर का है। और इसके देखिए इस पार्ट में भी, यह पार्ट भी प्रशांत महासागर का है। समझ गए? ये एशिया के महाद्वीप हैं और इस तरह महासागर हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी पर जो भी पर्वत हैं, पठार हैं, किसी भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल जो है 0 होता है। तो विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कहीं आपको 8,850 भी मिलेगा। विश्व का सबसे गहरा भाग, सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट हो गया, और सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में क्या नाम है उसका? तो मेरियाना गर्त। तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक पर हो सकती है? चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या आप जानते हैं, ये बड़ा अच्छा तथ्य है यहाँ पे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, कौन? ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन कौन? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा। कब चढ़े थे? 1953 में माउंट एवरेस्ट पर। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला हैं जो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। जापान की जुंको ताबेई। फिर बेचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी, ये जापान की थी, और विश्व में सबसे पहले जापान की महिला चढ़ी। फिर भारत की ओर से बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ये तथ्य को आप जानिए, कंपटीशन में खूब पूछता है, अक्सर पूछता है। अब चलिए अब महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, जो चित्र 5.1 ऊपर हम अभी दिखा चुके हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का जो भाग है, जो ये आपका विश्व मानचित्र, ये ऊपर उत्तर गोलार्ध है, तो स्थल का सबसे ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तो ज़्यादातर जो है जल है। दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर इधर क्षेत्र में जल है। समझ गए? अभी आपको पता चल जाएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी एक प्रश्न यहाँ बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये भी ध्यान रखिए कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 1/3। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सब इसके सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। इस किस गोलार्ध में है एशिया? तो पूर्वी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल का 1/3 घेरा है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो आपको ग्लोब पर हम बताए हैं पहले, कर्क, मकर, कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री पर है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कर्क रेखा इसे महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया था आपको, ये देखिए अभी आपको फिर से एक बार बता देते हैं। ये जो है ये देखिए, ये आपका एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया। ये जो है यूराल पर्वत, यहाँ यही यूराल पर्वत है, और यही यूराल पर्वत जो है ये एशिया को इस यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत ध्यान रखिएगा, ये एशिया को ये यूरोप से अलग ये बीच का यूराल पर्वत करता है। यूराल पर्वत, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए
यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया माने यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरेशिया माने यूरोप प्लस एशिया, यानी संयुक्त भूभाग दोनों महाद्वीपों के। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यूरोप से आर्कटिक वृत्त कहाँ से जाता है? तो यूरोप से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और स्थिति को पता लगाइए। यह 3 तरफ से जल से घिरा है यूरोप। ये देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये ब्लू वाला क्षेत्र जो है, ये देखिए, ये आर्कटिक महासागर है, देख रहे हैं। ये इधर से सब जल है, देखिए बीच का भी क्षेत्र का ये सब जल है। ये बस एशिया से जो है, ये इसका उत्तरी क्षेत्र भी, इसका पश्चिमी क्षेत्र भी, इसका दक्षिणी क्षेत्र भी, ये पूरब का, यूरोप का पूरब का क्षेत्र, इस एशिया का पश्चिम का क्षेत्र, यही जो है यूराल पर्वत है। और इसी यूराल पर्वत से अलग होता है। बाकी इसके 3 क्षेत्र में जल भरा हुआ है। चलिए, आप समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो विषुवत वृत्त है वह, या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश कहें या विषुवत वृत्त, दोनों एक ही है। वह जो है एशिया के अफ्रीका के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको यहाँ समझा देते हैं, मैप पर देख लीजिए। ये देखिए, ये अफ्रीका है। और ये देखिए, ये जो है, ये लाइन, यही विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, ये ऊपर में है, उत्तर में इधर है, और ये दक्षिण है। अब देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र उत्तर गोलार्ध में है। ये यही जो है बीचों बीच गुजर रहा है। इसका ये भाग निकल जाने से ये बड़ा हो गया है। बाकी ये तो लंबाई ये बराबर है, लेकिन ये भाग होने से ये बड़ा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दूसरा है। और 0 डिग्री अक्षांश जो अभी हमने बताया मध्य भाग से गुजर रहा है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, जो अभी हमने बताया चित्र 5.1 की सहायता से। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से अभी आपको ये तीनों रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। देखिए, आप इसको देखिए, आप देखिए नीचे आइए, तीनों रेखाएं देख रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये तीनों रेखाएं, ये मकर रेखा भी गुजर रही है यहाँ से। ये विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, ये है अक्षांश। और ये कर्क रेखा है, 23/2 ऊपर, 23/2। ये देखिए, ये भारत को नीचे से इसीलिए ये दिखाएगा। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। और ये देखिए, यही रेखा है जो भारत के इस क्षेत्र को, ये देखिए, भारत का ये 8 राज्यों से होकर निकल जाती है। ठीक है, अब समझ चुके होंगे। तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका से गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो मरुस्थल जिसके नाम कहते हैं मरुस्थल, वह सहारा है। सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में ही है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। ये आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा है। आपको अभी हमने दिखाया। ये देखिए, ये अफ्रीका देखिए, किसी ओर से जो है स्थल भाग से नहीं जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये एशिया का ये भी क्षेत्र पानी वाला है, ये भी है। ये देखिए ब्लू का क्षेत्र, ये नीचे से, ये सब चारों ओर से। एक अफ्रीका जो है पूरे चारों ओर से अफ्रीका घिरा हुआ है जल से। ठीक है, अब देखिए तो क्या होता है, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। ये नील नदी अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यह सहारा अफ्रीका में ही है। अब विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। आप अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है।
अब देखिए, अब अगला है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता जो है वह पनामा जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप कहाँ है? तो उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? देखिए, स्थल का एक संकरा भाग होता है। देखिए यहाँ देखिए, जल स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि 2 बड़े स्थलीय भाग के बीच के संकरा भाग होते हुए जुड़ जाता है, उसे स्थल जल संधि कहते हैं। ये उत्तर अमेरिका है। जल संधि, अब जल संधि स्थल संधि तो समझ गए। अब देखिए जल संधि क्या होता है। पानी का संकरा भाग होता है वहां स्थल का, अब जल है तो जल का संकरा भाग, जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि क्या करता है? समुद्र तथा महासागर को जोड़ता है, पानी के संकरा भाग। ठीक है, तो स्थल संधि और जल संधि। देखिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है जानते हैं? पाक जल डमरू मध्य। पाक, ये देखिए भारत है, ये भारत हो गए। भारत के देखिए, भारत के भी इधर देखिए, ये भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका है, और यही जो है श्रीलंका यहाँ पाक जल डमरू मध्य, यहाँ पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया। ठीक है, इसे यही जल संधि है। अब देखिए, तो यही बता, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तर अमेरिका। देखिए ये उत्तर अमेरिका, ये जल संधि है। ये पनामा, ये जो है पनामा, ये भी जो बताए हम, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दक्षिण अमेरिका के बारे में अब जानिए। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो ये देखिए, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और दूसरी चीज, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी। देखिए, लंबी नदी, बड़ी नदी, इन सबों में अंतर होता है। बड़ी नदी अमेजन और लंबी नदी नील। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है वह दक्षिण अमेरिका में है, बड़ी नदी। और लंबी नदी कह दिया जाए तो नील। अब ऑस्ट्रेलिया को समझिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, विश्व का, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया उत्तरी गोलार्ध में और अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का अस्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्री भारती। तो ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि आपसे कह दिया जाए कि मैत्री शोध संस्थान कहाँ है भारत का, तो यह अंटार्कटिका में है। भारती कहाँ है? तो यह अंटार्कटिका में है। ये भारत के 2 शोध संस्थान हैं, मैत्री तथा भारती। और वैसे तो 3 हैं, लेकिन इसमें नाम 2 ही दिया है, मैत्री, भारती और गंगोत्री। ये तीनों शोध संस्थान अंटार्कटिका में है। जलमंडल, अब चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह।
पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। 71% जल और 29% स्थल। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है, ये देखिए, ये खरापन, ये देखिए, ये है आपका मानचित्र। ये यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है। तो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, माने इतना खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत एवं हिम नदियां तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, माने कि जिसमें लवण न हो, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, लवण के कारण। पानी की महसूस क्यों करते हैं कमी? लवण के कारण। महासागर, अब महासागर पढ़ते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। आप चित्र 5.1 में देख चुके हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है। तो ये पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। जैसे एशिया 1/3 पर है, उसी तरह प्रशांत महासागर भी 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, लगभग एकदम गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, जो कि पीछे चित्र में हम बता चुके हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति को पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत के बाद कौन है? अटलांटिक। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक का आकार कैसा है? तो अंग्रेजी लेटर ABCD में एस का है। और प्रशांत कैसा है? एकदम वृत्त के समान है, यानी कि O के समान। प्रशांत है O के समान और अटलांटिक है एस के समान। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इसमें खूब व्यापार होता है। ये देखिए, आपको चित्र दिखाया गया है, दंतुरित तटरेखा ये है। यही देखिए ब्लू रंग से दिखाया गया है। ये देश हैं डबलिन, बेलफास्ट, ये दोनों जो है यहाँ से दंतुरित तटरेखा, यहाँ से काफ़ी जो है तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि दंतुरित तटरेखा, ठीक है। तो दंतुरित तटरेखा कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर से। अब चलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। सभी को ये जो चिन्ह है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है। तो हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब चलते हैं दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक कहाँ है? तो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो आर्कटिक जो है प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है।
यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब देखिए, अब वायुमंडल के बारे में समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। 1600 कितना? 1600 किलोमीटर। ये देखिए, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, सबसे नीचे पृथ्वी, उसके पृथ्वी के ऊपर जस्ट क्षोमंडल, क्षोमंडल के ऊपर जस्ट समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर आयनमंडल और आयनमंडल के ऊपर बहिर्मंडल। आप देख सकते हैं, समझ चुके होंगे। पृथ्वी से लगा क्षोमंडल, उसके बाद समताप। अब देखिए आगे, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है, जो भी दिखाए हम। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्षोममंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये ऑक्सीजन पूछ देता है तो 21%, तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे ये देखिए, आपको ये दिखाया गया है, ये स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सब हैं, जलमंडल, ये सब देखते हैं आप। तो चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। इसका मतलब ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है, फिर एक सिरे के बाद तापमान बढ़ता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वायु किधर से किधर बहती है? तो वायु जो है, ये देखिए, ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। निम्न, जिधर हवा कम होगा उधर हवा अपना स्थान घेरने के लिए बहने लगती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन किससे कहते हैं? तो जब वायु गति में हो जाती है तो पवन कहने लगते हैं, और जब वह स्थिर रहती है तो वायु कहलाती है। जब वह गति में आ जाए तो पवन कहती है। तो वायु और पवन में यही अंतर होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच की एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भाग, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। तो जीवमंडल को कितने भागों में? 2, जंतु और पादप जगत में। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसमें ढलुआ भाग भी मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों के उत्सर्गी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु के एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तापमान से ही संबंधित है। इसे वायुमंडलीय
तापन कहा जाता है इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो आज हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। देखिए, आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आप इस सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न हैं, आप चाहें तो इन्हें एक एक करके आप हल भी कर सकते हैं। आप इसको अच्छे जिस तरह से पढ़ाए हैं उस तरह से अध्ययन करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे प्रश्न पहला है, आपको हम बता देते हैं कि कौन सा पर्वत एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। तो अभी हमने बताया एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। कौन सा? यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? पनामा नहर से। तो इस तरह से आप जो हम पढ़ाए हैं अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपका यह पूरा, यदि किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो इससे आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।